मैं वाटर टैंक क्लीनिंग करता था, कॉकरोच रिपेलेंट पेस्ट बेचे हैं, कॉम्पेयरिंग करता था, मोबाइल के सेल साइट्स लगाए हैं। तो मैंने थिएटर भी किया इसके साथ। हम तो आए थे सूरत से 2004 में, कोई घर वर कुछ नहीं, रेंट पे रहते थे और हर साल रेंट 10% बढ़ जाता था। बीवी के साथ बहुत झगड़े होते थे, टाइम ही नहीं दे पाते थे यार। और पहले जैसा गुस्सा आता था, कभी कभी इरिटेशन होती थी कि साला अभी भी नहीं मिल रहा यार, अभी 30s जा रहा है, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो स्कैम के बाद सबसे पहली चीज दिमाग में आई ना, वो ये थी कि यार अगर मैं इतने साल टिका नहीं होता ना तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। स्कैम मिला तब मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये लेट मिला। 20s या 30s में मिलता ना तो ऐसा परफॉर्म नहीं करता। वेलकम टू LOL फैक्ट्री। और आज हमारे LOL स्टूडियो में आए हैं प्रतीक गांधी। हेलो, आप राखी क्यों बांध रहे हैं? इसने मेरे को बोला कि ये बांध दे, ये बांध दे। मैं कहा गेस्ट आ रहे भारती, क्या करूँ, ये खुल ही गया। इससे पता चला भाई गुजराती धंधे में सबसे नंबर 1 होते हैं, लेकिन डोरी बांधने में नीचे। जल्दी कर। अरे उत्तरायण नहीं किया आपने गुजरात में? डोरी बांधने में, पतंग उड़ाने में हमारे जैसा कोई है नहीं है। यस। और भाई ये मत कहना, डोर भी हम पकड़ते हैं, डोर पकड़ने वाला हमसे बेहतर कोई नहीं। सही बात है, मांझा मांझा। પ્રતિક ભાઈ, सबसे पहले तो वेलकम। સૌથી પહેલા તો વેલકમ તમારું અમારા શોમાં અને થેન્ક यू सो मच फॉर कमिंग। कारण के अरे कुछ दिन जो गुजारी है गुजरात में, मेरे को इसे ही आता है यार। मैंने देखा है जब भी हमारे कोई भी पंजाबी सिंगर्स आते हैं ना तो वो पंजाबी में बात करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम भी जब अभी शुरू करें तो गुजराती में बात करवी જોઈએ। कारण के जिन्हें ना खबर पड़े इन्हें ना खबर पड़े। कितना अकेला कर दिया यार मुझे। मैं जा रही हूँ वापिस अमृतसर। नहीं, हम आपको इंक्लूड करना चाहते नहीं भाई, इसने नहीं किया तो हमने आपनू करे छू भाई कस्तो च। ऐसा मत कर यार, हिंदी में बात करते हैं जो सबको समझ आए। चलो थोड़ा थोड़ा हिंदी में करेंगे, लेकिन हम गुजराती में भी करेंगे। बिकॉज मैंने मेरा जो फर्स्ट आपके साथ इंटरेक्शन था, वन वे इंटरेक्शन, क्योंकि मैंने आपका गाना सुना था, वो बहुत सुना, गोरी राधा ने काड़ो कान। बिकॉज गरबे घूमे। आपने गाया है? मैंने गाया नहीं है, मैंने उस पर परफॉर्म किया। वो मेरी फिल्म का गाना है, रॉन्ग साइड राजू 2016, जो मैं गोले के ऊपर लगाती हूँ गाना बार Yes. बार। अरे भाई तो अब कर, मतलब अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आपको वहाँ देखा, फिर मैंने आपकी फिल्में देखी, क्योंकि बीइंग गुजराती मैं गुजराती फिल्में थोड़ी थोड़ी देखता था। लेकिन फिर जब मैंने स्कैम देखा और उसके बाद से अब तक आपकी जर्नी देखी, बड़ी ही सेंसिबल, बड़ी ही शांत, बड़ी ही, क्योंकि कई बार आदमी को ना जब भी कोई सक्सेस मिल जाती है ना तो फिर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है रवैया, या और रवैया नॉट इन बैड सेंस, बट होता ही है ना। एक आदमी को जब जब अगर गांव में रहता है और जब वो शहर आ जाता है तो उसको शहर के तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। बट आपका हम देखते हैं ना, आप वैसे एकदम सिंपल। मैंने अभी आपका इंस्टा प्रोफाइल भी देखा, मतलब ब्लैक चश्मे वाला एक भी फोटो नहीं होगा जिसमें होता ना ये वाला कुछ नहीं भाई, एकदम घरेलू। ऐसा लगता कि अब भी लोकल ट्रेन से उतरे, गांव से आया लड़का, कुछ करेगा यहाँ पे। मतलब ये वाली फीलिंग पता क्या होती है भाई? अपनों वाली फीलिंग होती है, क्योंकि जिन्होंने सूट पहने होते, खुशबू आ रही होती ना अलग सी उनसे, मैं बड़ा डर जाती हूँ। मैं जब आपके पास आई मेरे को लगा अपना ही कोई भाई आया है मुझे अचार देने। अचार तो नहीं, कुछ और लाया हूँ, पर ठीक है वो बाद में देता हूँ। हाँ अच्छा। कुछ लाए हमारे बड़े लिए सिंपल गिफ्ट से लेके। हैं। हाँ, बड़ा आप इतने सिंपल, आप इतने ही सिंपल डे वन से हो यार पता नहीं अब इसे सिंपल कहा जाए या क्या, पर मैं ऐसा ही हूँ। और सिंप्लिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा बहुत प्यारी लगती है कि, और अभी के टाइम में तो ऐसा लगता है कि चीज़ों को सिंपल रखना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। एग्जैक्टली। पर्सनल लाइफ तो छोड़ ही दीजिए, जनरली हाँ जी। मतलब हम लोग तो वो जनरेशन से है ना जब न मोबाइल होता था, न डिजिटाइजेशन होता था। तो सॉरी इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग का एग्जांपल देता हूँ, पर कोई प्रोसेस जैसे डिज़ाइन करनी होती थी ना तो कागज़ पेन लेके बैठते थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे। करेक्ट। अब धीरे 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 आई हैव सीन द होल जनरेशन चेंजिंग टू अ लेवल के जैसे बोलो ना ये कैसे होगा, तो हम ये प्रेस करेंगे फिर ये हो जाएगा ना, ये प्रेस करेंगे से नहीं होगा ना, उसके पहले कागज़ पे कुछ बनेगा ना। सही कहा। तो वो जो सिंपल चीज़ है ना, हाँ वो ऐसे प्रेस से कुछ नहीं होगा ना। सही कहा। उसके पीछे की प्रोसेस कौन बनाएगा? करेक्ट। द ओवरऑल थॉट प्रोसेस इज दैट ओनली। तो मुझे वो जितना सिंपल उतना ज़्यादा मज़ा आता है, शायद इसलिए ये अगर ऐसा लगता है तो नहीं, बट बहुत अच्छी बात ऐसा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता। बदला नहीं आपने अपने आप को? आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हो, आपको आप मतलब आपका नहीं तो मैं भी जैकेट उड़ाऊं ऐसे पीछे। नहीं, पर वो तो काम में करना है ना, जो करना है वो। अच्छा, मतलब रियल लाइफ में आप पार्टी वार्टी वाले नहीं हो? पार्टी वार्टी भी करता हूँ, पर वो मैं सालों से जैसे करता था वैसे ही करता हूँ। ये बताओ कि आप जाते नहीं पार्टीज में कि हमारी तरह आपको भी बुलाते कोई नहीं? बुलाता ही नहीं यार। हम कभी नहीं बुलाते यार। हम दोनों एक दूसरे को बुलाएंगे, हम गिरते हुए निकलेंगे अपने घरों से। अपने घर से निकलेंगे। बहुत कमाल की बात थी जब आप KBC में गए थे, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठे थे। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, वो बात से शायद
आई एम श्योर जिसने भी मेहनत करके अपनी जीवन में थोड़ा भी कुछ पाया है ना, वो उस आदमी से उस बात से रिलेट कर पाता है कि रातों रात सक्सेस मिली आपको, कहा लोगों ने, तो आपने कहा कि यार ये मेरे लिए ये रात 10 साल लंबी थी, 16 साल 16 साल लंबी थी। तो हम ये 16 साल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो कैसे, आपकी शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ पे आपका होम टाउन कहाँ पे है? मेरा होम टाउन सूरत है, मेरा नैनीहाल यहाँ था, इसलिए मतलब जन्म यहाँ हुआ मुंबई में। अच्छा। बाकी परवरिश पूरी सूरत में हुई। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक सूरत में रहा मैं, और वहीं पर थिएटर किया सालों तक मैंने। सबसे पहले मैं स्टेज पे चढ़ा था तब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। ओह, सूरत में ना मेरी स्कूल प्रवृत्ति विद्यालय, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी कि हर महीने जी, वो जो स्कूल असेंबली होती है ना, हाँ हाँ गुजराती में सम्मेलन कहिए हाँ, ना, सच है। तो पूरी स्कूल आएगी और हर एक क्लास में से आपको कुछ ना कुछ करना है। अपनी टीम बनाओ, आप चाहे गाना गाना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हो, न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, जी, खुद ही बनाओ, खुद ही करो प्रेप एंड देन परफॉर्म। तो मैं 4th स्टैंडर्ड में था, कुछ मम्मी से, नानी से, दादी से कुछ जोक सुने थे, कुछ कहानियाँ सुनी थी छोटी मोटी वैसी, तो मैंने सोचा ये प्ले करते हैं। 6 या 7 मिनट का एक स्किट बनाया था मैंने, और खुद ही दोस्तों को बोला तू ये डायलॉग बोलना, तू ये बोलना, फिर मैं ये बोल दूंगा, फिर तू यहाँ आना, फिर तू ये बोल देना। वैसे करके हमने कुछ तैयारी की और जाके परफॉर्म कर दिया। और अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि वो जो मैजिक है तालियों का, लाफ्टर का, रिएक्शंस का, ऑडियंस का, दैट स्टक विद मी यार। ताली में अलग बात है। कैसा कमाल कि मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसा अगर करूँगा ना, तुम ये बोलना, फिर मैं ये बोल दूंगा ना, तो शायद लोगों को मज़ा आएगा। उसी जगह पर उन्होंने ताली बजाई, उसी जगह पर लाफ्टर आया। तो उस उम्र में मुझे लगा कि ये कोई मैजिक से कम नहीं है यार। मैंने किसी को नहीं बोला था कि यहाँ हंसना है, ये कैसे हंस दिया। मुझे लग रहा था कि यहाँ शायद मजा आएगा, वहाँ कैसे ताली बजा दी इन्होंने। सो आई समथिंग ट्रांसलेटेड। यस, और वो मैजिक ऐसा था कि आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट। मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत मजा आता है। वाओ। अब तब पता नहीं था कि एक्टर बनेंगे या एक्टिंग कोई प्रोफेशन भी है जिस पे आदमी जी सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ आइडिया था नहीं। और मैं आता हूँ टीचर्स के फैमिली से। अच्छा, सारे टीचर्स, सारे पढ़े लिखे, सब टीचर्स, सब वैसे लोग सारे, और सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाले लोग। अच्छा, वाओ। घर पे ऐसा था कि कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा होनी ही चाहिए, पर वो प्रोफेशन बनेगा कि नहीं वो किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी ने तब तक इसे प्रोफेशन बनाया ही नहीं था। तो करते करते सालों तक सूरत में थिएटर किया, और सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थिएटर कंपटीशन करती है हर साल। ओह, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन ईयर फॉर सूरत आल्सो दैट वे। अच्छा। हम हर साल के एक शो के लिए हम लोग रिहर्सल करते थे। सब कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कोई पढ़ता है, और सब रात को 9 से 12 के बीच में रिहर्सल करते हैं। अच्छा, ये सब कामकाजी लोग हैं। सब कामकाजी लोग ना, मतलब प्रोफेशनल थिएटर जैसा कुछ नहीं था सूरत में। पर 12-15 थिएटर ग्रुप्स जो साल की एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे तो हम लोग 6-6 महीना तक रिहर्सल करना, और फिर एक शो करना, और उसमें जो नंबर आएगा वो उसके लिए। सो दैट्स हाउ आई केप्ट डूइंग थिएटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में। अच्छा। वो भी मतलब घर पे किसी ने डांट फटकार के नहीं करवाई, खुद करनी थी इसलिए की। मेरे को आपकी वो बात फिर से याद आ रही, वो एक प्ले के लिए साल भर रिहर्सल करते हैं सब। साल भर 6 महीना तो रिहर्सल चलता था, क्योंकि प्ले जैसे शुरू हो गया, एक बार लिख लिया, उसके बाद रीडिंग करते थे। फिर सब नौकरी वाले लोग थे। पर वो थोड़े बहुत जैसे जब मैं करती थिएटर तो 300-500 मिलते थे, वो मिलते हैं अभी भी? नहीं, अभी भी मिलते हैं इतने। तो मैंने मुंबई आके जब प्ले किया था ना अभी भी इतने ही 2004 है? में, हाँ, ये अभी भी शुरुआत। इतना ही है? इसमें क्या होता है ना थिएटर में, जैसे कि नया एक्टर आया तो थिएटर में पूछते भी थे कि अच्छा हाँ। एक एंट्री और बैक स्टेज। अच्छा, एक एंट्री और बैक एक स्टेज। एंट्री देंगे और बैक स्टेज देंगे, और 350 का कवर, 450 का कवर। कवर, हाँ कवर यार, कवर पर शो, मतलब हाँ, कवर में देते हैं, ऐसे नहीं देते। कोई कवर बोलता है, कोई नाइट बोलता है। नहीं, नाइट, हाँ, कवर ठीक है, नाइट थोड़ा लड़की के लिए नाइट। हर इवनिंग को शो है तो वो। और मैंने ये भी देखा है कि एक्टर्स जो होते हैं, जो चाहे बड़ा रोल हो छोटा रोल हो, एक्टर्स को थिएटर में काम बहुत करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। चाहे किसी को रिहर्सल करानी हो गई या कपड़े लाना हो गया, बैक स्टेज मतलब प्रॉपर। मुझे लगता है वो बैक स्टेज प्रोडक्शन तो वो हर एक एक्टर थिएटर जो करते हैं शायद उनको वो आ ही जाता है, मतलब वो उसको आपको करना ही पड़ता है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये चीज़ ना आपको
एज ए एक्टर ना बहुत हम्बल रखती है। कई बार मैं बताता हूँ क्या होता है, मैंने देखा है, हम ना टीवी में कभी काम करते हैं, अब हमको तो डे वन से ही आदत थी, और मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई भी वैनिटी के बिना टीवी शो शूट होता है, तो वहाँ पे बड़ी सहूलियतें मिलती है। और जिस दिन आपको वैनिटी नहीं मिलती ना, आप चिढ़ जाते हो। अब आप गुस्से में वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप तो गुस्से में हो, तो आपका काम खराब हो जाए। वही अगर आपने थिएटर किया होगा तो आपको पता है कि भाई ये सब करना पड़ता है, मेरे को मेरा काम करना है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हेल्प करती है हम्बल होने में एक्टर को? जिसने भी रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट में काम किया होता है ना, उनको इस सब से डील करने का तरीका पता होता है कि मेरा कोर काम अलग है और ये पेरिफेरल चीज़ जो है वो अलग है। ये है नहीं है, इसको डील अलग से किया जाए, पर इसका असर काम पे पड़ेगा। आपको लगता है लोग कोर किसी और को सोचते हैं कि अरे कपड़ा, वैनिटी, मीडिया, ये मेरा कोर है और बाकी तो कर ही लूंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो बिस्किट मेन प्रोडक्ट है ना, रैपर बाय, सही कहा, सही कहा। ध्यान सिर्फ रैपर पे है, बिस्किट कैसे भी होगी चलेगा, वैसा हो गया, उल्टा हो गया यार। सही बात है, सही बात है, अग्रीड। तो आपने 2004 में जब मुंबई में आके काम करने की कोशिश की, तो आपने सबसे पहले थिएटर ही किया क्योंकि आप थिएटर से आए थे, या आपने टीवी के लिए भी कोशिश की या फिल्मों के लिए? नहीं, मैंने मतलब शुरुआत थिएटर से ही की, और रीज़न भी ये था कि उधर थोड़ा कॉन्फिडेंस दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सालों तक किया है, करता था। तो एटलीस्ट मतलब कोई पूछेगा कि कर पाओगे, तो उनको मैं तुरंत 3-4 ऑप्शन दिखा के कर सकता था कि हाँ ये कर सकते हैं। अब टीवी में और फिल्मों में मुझे पता नहीं था किससे मिलना है, और अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आता हूँ कि सर मैंने ये किया है, तो तब तो कोई वैल्यू नहीं है ना। सही बात है। कि हाँ ठीक है बताएंगे। हाँ हाँ। और फिर आप वो एक ऐसी लिस्ट में चले जाते हो जहाँ पे वो आदमी बोलता है ये बहुत पकाते, ये नो पिक या तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मिलूं किससे, बात क्या करूं, जाके कैसे बोलूं मैं। मुझे लगता है कि जो बेचारे छोटे शहरों से आते हैं ना, किससे मिलूं, है ना, मुझे काम कैसे मिलेगा, कैसे पूछना, क्योंकि मैं तो ऑडिशन वाली थी ना, लाइनों में लग के हमने ऑडिशन दे दिया। अभी जब खत्म हो गया लाफ्टर चरण, तो काम कैसे मिलता है, किससे मिलना है, और क्या किससे जाके मिलूं मैं? और ये सवाल का जवाब किसी को नहीं मिलता, चाहे 2025 में भी अभी किसी को नहीं मिलेगा, और 2004 में भी आपको नहीं मिला होगा। नहीं, तो मेरे पास बाकायदा डायरी थी, मैं डायरी में लिखता था। जैसे कोई दोस्त हैं थिएटर में मिले जो यहाँ के हैं, जो सालों से यहाँ हैं, शायद वो लोग रिहर्सल ऑडिशंस पे जाते थे, तो कहाँ ऑडिशन है तो मुझे बताना, तो किससे मिलना है। तो तब के जितने कास्टिंग डायरेक्टर, छोटे मोटे जितने कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन सबको कोई किसी ने किसी का नंबर दिया, किसी ने किसी का नंबर दिया। तो मैंने बुक बनाई थी पूरी कि कभी ऐसा जाएंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, पर उससे कभी कुछ बना नहीं एक्चुअली। और टीवी तो अब इतना बड़ा था, 2004 से 2008-10 तक यार टीवी बहुत बड़ा। अरे बहुत, मतलब हर महीने नई सीरीज आ रही है, नई सीरियल आ रही थी। मुझे लगा इतना काम अगर बन रहा है, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कहीं नहीं मिला यार। क्या बात कर रहे हो, आउटराइट रिजेक्ट। टीवी में कभी नहीं मिला काम। और आपने बहुत ऑडिशन दिए? बहुत, मतलब जो गुजराती शोज बनते थे, फ्रॉम तारक मेहता टू पापड़ पोल और टू मेनी शोज जो बनते थे, जहां हम खुद जाके दे सकते थे ऑडिशन, वहां सब जाके देखिए ऑडिशन। फिट नॉट फिट वाला जो होता ना। अच्छा, ये मुंह पे बोल देते हैं? हाँ, अब धीरे धीरे मैं समझा कि फिट नॉट फिट आपको नहीं बोल रहे हैं, वो उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट में आपका लुक नहीं बैठ रहा है, उसको बोलते हैं। अच्छा, मैं अभी भी नहीं समझी थी इससे पहले। तू तो नॉट फिट है, वैसे कैरेक्टर की बात नहीं, वैसे ही नॉट कितनी बेइज्जती है। मैं एक बार देने जाए इसको बोले फिट, और मुझे लगे मोटापे की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टर की बात करते हो? कैरेक्टर, और ये ज्यादातर होता था ये एड के ऑडिशंस में, टीवी सीरीज के ऑडिशन में। उसमें तो बहुत क्रिटिकल कास्टिंग होती है। फिट के नॉट फिट, मतलब ये फिट के नॉट फिट कैसे लाइन में खड़े हैं और एक के बाद एक शुरू कर तुम इधर यार क्या बट वो समझना पड़ा, धीरे धीरे पता चला कि अच्छा इट हैज नथिंग टू डू विद योर टैलेंट। बट एक ऐसा लगता है कि जैसे ही आप वो दौर था जहाँ पे आपको टीवी चाहिए था और आप थिएटर करते थे, उस दौर में सर्वाइवल कैसा था? क्योंकि आप पढ़े लिखे भी थे ऑब्वियसली, आप एक ऐसे भी नहीं थे कि भैया कुछ नहीं आता, एक्टिंग ही आती है, आपको और भी चीज़ें आती हैं, आप काम करते उसी ने बचाया यार इतने साल मुंबई में, है ना। मैं इंजीनियर था और मैंने सबसे पहले आके पकड़ लिया कंसल्टेंसी का जॉब, कि फ्रीलांस कंसल्टेंसी करूँगा। वाह। अब भगवान की बहुत बड़ी दया है कि ये सोच के आया था कि दोनों चीज़ें साथ में करनी है, तो मुंबई चलते हैं, इंजीनियरिंग एक्टिंग दोनों। अब दया ऐसी है कि मैंने सोचा था कि ऐसा कोई काम मिले कि 1-2 महीने के लिए वो प्रोजेक्ट करूं, फिर मैं वापस जाके ऑडिशन दे पाऊँ या शोज़ कर पाऊँ थिएटर में। एंड इमेजिन यार, आई गॉट अ जॉब इन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एज फ्रीलांस कंसल्टेंट। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, NPC, जिसके बारे में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, प्रोडक्शन इंजीनियर्स की है कि NPC एक फंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सारी जगह पर मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काम करता है। तो ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर था यार, उसमें छोटी सी न्यूज़ आई थी
and production engineers required. Mail your CV at npcmum.vsnl.net ऐसा कुछ तो था. ना कंप्यूटर है ना, तब तो ऐसे फ़ोन भी नहीं थे. तो मेरी कज़िन की कंपनी है पार्टी प्लानट करके, वो लोग किड्स बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके ऑफिस गया, उसके ऑफिस में कंप्यूटर से मैंने मेरा CV मेल किया. 2 दिन तक वेट किया, कुछ आएगा, कुछ नहीं आया. तीसरे दिन जाके वापस देखा तो वो मेल बाउंस हो गया था. उनका ईमेल आईडी शायद नहीं चल रहा था, कुछ था. फिर वापस दूसरी बार मेल किया और चौथे दिन फ़ोन आया क्या प्रतीक गांधी प्रोडक्शन इंजीनियर एंड कुछ सवाल पूछे मुझसे टेक्निकल, ये किया है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड ऑल. मैंने सर किया नहीं है, पढ़ा है. मैं जाके उनसे मिला. जब गया मैं, ग्रैंड रोड में ऑफिस था NPC का, 3rd फ्लोर पे, पुरानी बिल्डिंग, और लिफ्ट ऐसी कि अब अभी ऊपर गई तो वापस नीचे नहीं आएगी और नीचे आई तो ऊपर नहीं जाएगी. या तो नीचे आएगी तो ऐसे धम. वैसे मैं जैसे ऊपर मैं 3rd फ्लोर पे ऐसे देख रहा हूँ, एकदम फिल्मी सीन था, ऐसे देख रहा हूँ. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, बोला तेरी तो. फिर अंदर गए, पहला प्रोजेक्ट मिला और वो वाई में था, एक कंपनी में. तो 3 महीने वाई चला गया. अच्छा वाई, अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह है यार. बहुत खूबसूरत जगह. और मतलब वाई में पहला प्रोजेक्ट किया. तब यहाँ पर एक नया प्ले ओपन होने वाला था गुजराती, मनहर गढ़िया करके, जो गुजराती थिएटर के PR करते थे. एंड आई गेस ही वाज द ओनली गाय जो PR संभालते थे. उनको मैं बचपन से जानता था. अच्छा. क्योंकि उनकी बेटी काजल और मेरी कज़िन दे वर फ्रेंड्स. तो हम लोग जब समर वेकेशंस में यहाँ आते थे तो उनसे मिलते रहते थे. तो मैंने जाके उनसे ही मिला था. अब नए प्ले का कोई तो पूजा करने वाला था, वो जो उद्घाटन करते हैं ना प्ले का, कि आज से रिहर्सल शुरू करेंगे. तो उनसे मिलने लेके गए मुझे अंकल के, देख लो ये भी एक एक्टर है और ये तुम कर रहे हो. तो कुछ नहीं आया. मैं तो वही चला गया. अब वहाँ पर प्रोजेक्ट ख़त्म किया और तब दिवाली के टाइम पे मैं सूरत जाने वाला था. तो वहाँ से फ़ोन आया कि जो तुम प्ले के लिए मिलने गए थे ना, उन लोगों ने बुलाया है तुमको. अच्छा, कब ओपन हो रहा है प्ले? तो ले 8 दिन में. बोले यार ये क्या काम होगा, अगर 8 दिन में प्ले ओपन होने वाला है और अभी आज मुझे बुला रहे हैं वो लोग, तो मैं मतलब क्या ही कैरेक्टर होगा. करेक्ट. तो ना यार ऐसा करके क्या मतलब है. फिर भी एक दिन सोचा और मैंने मिलते तो हैं, जाके मिला. तो आई गॉट द प्ले. उन्होंने पहले जिस एक्टर को लिया था वो शायद इट डिडंट वर्क आउट, उनका डेट्स या कुछ तो डिडंट वर्क आउट, एंड देन सडनली लास्ट मोमेंट चेंज था ये. और वो आप थे? वो मैं था, वो मेरे पास आ गया काम. और प्ले ओपन होने वाला है अहमदाबाद से पहले 30 दिन के लिए. तो सीधा अहमदाबाद जाना है, प्ले ओपन करना है. और जॉब? तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था मेरा. प्रोजेक्ट ही था वो, प्रोजेक्ट खत्म हो गया था. ओह वाव. अब वहाँ पर ये शुरू किया मैंने, प्रोजेक्ट खत्म होके मुझे रिपोर्ट बनाना था. तो मैं जहाँ पर अहमदाबाद में रहते थे हम लोग, एक होटल, छोटी होटल में रहते थे. रात को शो करना है, पूरा दिन कुछ नहीं है. मतलब यार इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होगा. तो मैं सुबह वहाँ बाजू में ना एक वो साइबर कैफ़े था, हाँ, वहाँ पर चले जाता था, क्योंकि तब लैपटॉप नहीं था. तो मैंने उससे बात की कि यार मुझे रोज़ चाहिए 2 घंटा. बोले हाँ ठीक है. और वहाँ पर मैं रिपोर्ट बनाता था अपना, वाह, कि रिपोर्ट सबमिट कर देंगे यहाँ से, तो शायद कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम वहाँ भी मिल जाए. अब लालच इतनी बढ़ती थी कि यार मुझे दोनों चीज़ करनी है, वो प्रोजेक्ट भी करना है और प्ले भी करना है. दोनों तब कर पाऊँगा जब दोनों मुंबई में मिलेगा. फिर 2, 3, 4 प्रोजेक्ट के बाद मुंबई में BST का प्रोजेक्ट मिला. जो BST बस सर्विस है ना, उनका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था. तो बड़ा प्रोजेक्ट TCS के पास था, मैन पावर प्लानिंग पूरा NPC के पास आया था. सो NPC की टीम में से आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. तो हमने पूरा रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में, मतलब वो प्रोजेक्ट 1.5 साल चला. तो धारावी में बस डिपो है ना, वहाँ पर ऑफिस बनाया था हमने. तो रोज़ सुबह से शाम वहाँ पर हैं, और या तो फील्ड पे हैं, और रात को कभी कभी शोज़ कर लेते थे. वाह. So that's how that helped me survive. वाह. बट ये बात बहुत सही बात है. ये बीइंग गुजराती ना, आदमी को ये पता होता है कि यार खाली जुनून से नहीं होगा, थोड़ा सा होश रखना बड़ा ज़रूरी है, जोश के साथ, कि भाई हाँ मैं मेहनत कर लूँगा, हाँ मैं ऑडिशन कर लूँगा, लेकिन मुझे एक जॉब चाहिए जो मेरा सर्वाइवल करे. अदरवाइज फैमिली के भरोसे आप कितना रह सकते हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट. और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने पहला एक प्ले किया ना, वो कमर्शियल प्ले था. हाँ करेक्ट. अब वो कमर्शियल प्ले में मुझे पता नहीं करके ऐसा लगा कि यार इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज एक फॉर्मुलेटिक सेटअप होती है. तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है एज एन एक्टर इतनी. तो अगर मुझे एज एन एक्टर खुद को चैलेंज करना है, कुछ सीखना है, तो फिर वो अलग वर्ल्ड है. वहाँ पैसा ज़रा भी नहीं है. इधर तो थोड़ा बहुत भी था, वहाँ तो कुछ भी पैसा. कमर्शियल में तो भी, क्योंकि कमर्शियल में क्या है ना, कि आप भले 400 रुपये का कवर है पर शो, पर महीने के 35 शो हैं.
गुजराती प्ले में तो खास करके तब तो ऐसा था कि महीने के 35 प्ले जैसे ओपन हुआ पहले 2-3 महीने में तो आप 150 शो कर लोगे। वाह 400 के हिसाब से तो हाँ तो मतलब वो सही था कि रेंट भी निकल जाएगा, खाना पीना भी निकल जाएगा, ठीक ठाक। 400 पर जब मैंने दूसरा रूट लिया तो वो तो ऐसा है कि आप 3 महीने रिहर्सल करोगे, फिर महीने के 3 शो होंगे, बस। चौथा शो कब होगा किसी को नहीं पता, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल प्ले है। तो वो ऐसा नहीं है कि इसमें भीड़ उमड़ पड़ेगी या ये। तो पृथ्वी की 2 डेट मिली, एनसीपी एक्सपेरिमेंटल की 3 डेट मिली, उतने शोज हैं अभी, उससे हम प्ले ओपन करेंगे। 5 शो के बाद भविष्य नक्की होगा कि क्या होने वाला है, आगे के शोज मिलेंगे नहीं मिलेंगे किस। बट हार्ड कोर एक्टर्स थिएटर ऐसा, वाह मतलब जहाँ कलाकारों आपको हाँ जहाँ मज़ा आता था कि यार ये है, इसमें एक एक शो में ऐसा पूरा जान निकाल देने में हाँ भाई मजा वो आता जिसका सोलो होता आगे आके कि मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो, है ना, ये जो मेन होता है ना उसका क्या थिएटर में ना ये आवाज हमारी कुछ और है, लेकिन जैसे ही थिएटर में जाते आवाज क्यों ऐसा हो जाती है ना। हाँ वो यहाँ से आवाज़ निकालो, हाँ, यहाँ से, अरे बहुत मज़ा आता था यार। इधर आजकल के लिए मैं भी तो आजकल की हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इधर से बोलते हैं लोग, लेकिन थिएटर वाले इधर से बोलते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मैंने जब अपनी राइटिंग शुरू की थी, मैं 18 साल का था बच्चा, तो मैं सबसे पूछता था, मैं कहा सर क्या करूँ, सर मेरे को सीखना है, सर मेरे को सीखना है। तो कुछ लोगों ने बोला बुक पढ़ो, कुछ लोगों ने बोला थिएटर करो। जब तक मैं थिएटर करने के लिए 2-3 लोगों से मिला, वो थिएटर वाले टीवी के सीरियलें बनाने लग गए थे, तो मैंने लापतागंज जैसे सब कुछ सीरियलों के डायलॉग्स वायलॉग्स लिखने चालू किए, और तब मुझे ठीक ठाक 30-40 हज़ार रुपये मिलते थे 2008 में, वाह। और मैं 18 साल का बालक। तो मैं तो ऐसा, अब मेरे को सीखना था क्योंकि सब बोलते थे थिएटर, तूने वो प्ले देखा है? फिर पता चला कि बहुत सारी अपनी फिल्में जो हम कॉमेडी फिल्में देखते हैं वो थिएटर पे प्ले पे बनी है, प्ले की स्क्रिप्टों पे। तो मैंने बोला यार प्ले तो करना ही करना ये वो, लेकिन जब मैं गया मेरा दिल ही टूट गया। जो आप बोल रहे हो ये 450 रुपये, ये मैं उस नज़र से नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे क्यों कम दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि थिएटर पे इतनी मेहनत है ना, तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए। थिएटर का सबसे बड़ा मेरा, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने अपने जीवन में एक प्ले देखा, मेरा देख के ना मैं मेरे से देखा नहीं गया मेरे को, मतलब क्योंकि मैं वो आर्ट की तरफ जा ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये एक एक्टर 6 महीने काम करेगा, बच्चों की फीस, काम, मेहनत, सपने सब छोड़ के वो बेचारा उधर काम करेगा, और उसको जब हम देखेंगे और 300-500 रुपये में हम देखना चाहते हैं उसके 1.5 घंटे की, उसके 6 महीने की मेहनत, इट्स रियली अनफेयर। और उसके बाद अब जब मैं देखता हूँ तो वो तो मेरे को और ही खराब लगता है, बिकॉज बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए। आई नो यार, पोस्ट पैंडेमिक तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और मतलब अभी भी मेरे गुजराती दोस्त हैं, वो प्ले बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो और वो उनका स्टूडियो का काम है। तो मैंने बोला सर को, बोले ना हर्ष, मैं तो पिक्चर बनाओ આપણે મસ્ત કંઈક પૈસા કમાઈએ ના હર્ષ, આમ બી થિયેટરનું છે ને આજકાલ એટલું સારું ચાલતું નથી ને, somebody has to be there, કોઈએ તો ચાલુ રાખવું પડશે, એટલીस्ट कोई एक थिएटर प्ले अच्छा जाएगा तो लोग देखेंगे। बट ये तो बहुत सैड है, सीरियस, और ये पूरे इंडिया में, मैं बाहर नहीं ऐसा एग्जैक्टली है ना, आप जब बाहर, अरे बाहर ये नहीं देखो है। गुजरात पंजाब पैसे की बात हो रही है, पैसा भी सेम है 350-400, और अगर सीनियर हो गए तो फिर 500। हाँ हाँ, सीनियर हो गए तो 500, अभी तो खैर चलो थोड़े आंकड़े इधर उधर हुए होंगे, पर उतना वो तो सब सेम ही है। सर 700 पे ही आए होंगे। पर सच्चे में लंदन क्या है? देखो यार, उनका कितना है? वहाँ थिएटर एक प्ले का कॉस्ट फिल्मों से 5 गुना है। एग्जैक्टली, कोई है आर्टिस्ट की कदर है भारतीय। खुद ही जाना चाहता हूँ भाई, मेरा करना उधर, हाँ, क्योंकि ये तो इसको तो मैं कर लूंगी भाई, उधर के मतलब $4000 भी, पाउंड भी मिलेंगे ना तो मैं कर लूंगी उसमें, मेरे को कोई 5000 पाउंड नहीं चाहिए। आप मेरा 4 में करवा दोगे? हो जाएगा, चले ना, करते हैं कुछ, हम ही जाके शो करते हैं। पर मैं एक्चुअली ये चेंज खुद पर्सनली चाहता हूँ कि इंडिया में हो। यस, होना चाहिए यार थिएटर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको जो थिएटर को प्यार करता है, खर्चो 10,000 की टिकट, आप जब 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर सकते हो, आप जब खाना खाने जाते हो तो आप 10-12 हज़ार रुपये का खाना खा सकते हो, विस्की पीनी है तो आप ब्लैक लेबल या बड़ी वाली विस्की पीते हो, तब आप नहीं देखते कि 6,000-7,000 की क्यों। लेकिन आप जब थिएटर में जाते हो, और वो थिएटर तो प्योरेस्ट फॉर्म है एक्टिंग का, कोई कट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सिर्फ एक एक्टर, आवाज़, उसकी एक्टिंग और उसका कन्विक्शन आपको रुला देगा। मैंने लास्ट प्ले पता क्या देखा, मंत्रा का कौन सा प्ले था? अभी जो रिसेंटली वो लोग करते हैं वही ना, ग्रुप मिलके कोई करते हैं, हाँ कुछ है ना वो ना, उनका पहला के दूसरा शो था, तो मैं गई देखने, अरे ये कर रही इतनी मेहनत, मेरे को लगे, मेरे को ना मेरा अंदर का तब ना एक्टर जागा था, क्योंकि मैं थिएटर कर, मेरे को लगा मैं 5 लाख का चेक दे सकती हूँ क्या। फिर ये बोलेंगे
आप टीवी करने आए तो हमें खैर, मेरे को लगा गुस्सा ही ना कर जाए, पर मेरे को लगा मैं एप्रिसिएशन होता ना एक वो दे रही हूँ, तो मेरा बड़ा दिल करता है कभी कभी देने में। वैसे दे सकते, गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, कौन करता है गुस्सा पैसे देने में? पैसे लेने में कोई गुस्सा नहीं करता। पर उसमें आप दूसरा आइडिया भी कर सकते हैं। क्या भाई? पूरा एक शो लगाओ। सच्ची? पैसा डायरेक्ट क्यों देना है, शो लगा के दो ना एक, दैट्स अ बेटर आइडिया। नो, रीच आउट टू न्यू ऑडियंस। हाँ, रीच आउट टू न्यू ऑडियंस। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं कौन से एक सेशन में भी मैंने यही बोला था कि अभी जैसे सब डिजिटल हो रहा है ना, हाँ। सब आपके फिंगर टिप पे है, सो वो जो रियल टच, रियल फील है ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। सही बोल रहे हो। Theatre as a live medium will be exclusive, and we will command that exclusivity soon enough. करेक्ट। Because लोगों को एक्चुअली सब कुछ डिजिटली देख रहे हो ना आप, तो आपको लाइव प्रॉक्सिमिटी मिसिंग है कहीं पे। आप देखो ना क्यों हुआ ये पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में, देर आर कडल क्लब्स, आप जाके डॉग्स के साथ कडल कर सकते। यू वांट दैट टच, यू वांट दैट फील, वही नहीं हो रहा ना। तो आज के ये मुझे लगता है इसके चलते थिएटर एक्सक्लूसिव हो जाएगा, एंड आई होप कैसा हो। थिएटर में तो मतलब ये अभी तो सबसे पहले आपका कंपटीशन कहाँ होता था जी, एज एन एक्टर? चलो कुछ लोग बोलते हैं दूसरे एक्टर के साथ, हाँ, विच इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि दो अलग इंडिविजुअल की कंपटीशन हो ही नहीं सकती। करेक्ट, अग्रीड। जैसे आप सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता, तो वो कंपटीशन, पर फिर भी एक्टर की कंपटीशन होती है, सपोज एक्टर्स से या दूसरी फिल्मों से। राइट। अभी तो आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन है मोबाइल से। लोगों का अटेंशन स्पैन कितना है? कुछ सेकंड्स का है, 7, 8, 10, 15 सेकंड। यस यस। तो अगर लाइव शो में आई एम नॉट गुड इनफ, 10-15 सेकंड में तो वो व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो मतलब आपको उनको बांध के रखना है 1.5-2 घंटा, उससे ऊपर कोई चैलेंज ही नहीं है। एंड आई थिंक वो होना चाहिए। और आप मतलब बिकॉज आप लोग हो ही इतने महारथी थिएटर के, तो आई एम श्योर वी शुड डू समथिंग। तो अभी भी अनाउंसमेंट होती है कि अपना वाइब्रेशन पे कर लीजिए मोबाइल? सब करते हैं, होता है, होता है। पर मज़ा क्या होता है यार, मज़ेदार क्या होता है? अब जितने अंकल आंटी आते हैं, हाँ जी। थोड़े मुझे मतलब बताइए क्या नो बोलेंगे। ऑफेंस टू देम, बट अब मोस्टली मैंने आंटियों के साथ देखा है ऐसा, इतना बड़ा पर्स, हाँ। इतना सा मोबाइल। अनाउंसमेंट हुई कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि कलाकारों को और नाट्य रसिक जनता को दिक्कत ना हो। ओके, 2 बार अनाउंसमेंट हुई, सब ठीक चल रहा है। सडनली एक करेक्ट पॉइंट पे जहाँ प्ले एकदम पीक हो रहा है, वहाँ पर टीनिंग टीनिंग टीनिंग, और बजता ही रहता है। नहीं बजता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है मेरा नहीं है। वो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बाजू वाला कोई बोलेगा क्यों थेपलों में लिपट जाता है सर? आपका फोन। हमारा फोन जब तक वो ढूंढ रहे होते हैं तब तक रिंग बंद हो गई, करेक्ट। तो उनको लगता है ठीक है हो गया बंद। नहीं भाई, पर वो सामने वाले को तो पता नहीं, वो वापस बजाएगा। तो वो वापस ढूंढना शुरू करेंगे। ऐसा जब 3 बार होता है, बाय द टाइम दे रीच आउट टू देयर फोन एंड दे स्विच इट ऑफ, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नो कि कैसे स्विच ऑफ करना है। हाँ हाँ, बाजू वाला लेगा, बंद करेगा। ये साइलेंट करेगा तब तक। और वो पति कर रहा होता है कि चाबी किधर रख के गई है तू? इतनी पेशेंस चाहिए होती है ना उसमें। पर हाँ ठीक है, तो थिएटर थोड़ा पेशेंस भी सिखा देता है कि आपको। तो वो बेल के साथ साथ ही डायलॉग भी निकलते हैं ना फिर, क्योंकि बेल का इंतजार नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो चिढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं कि आप कर लो पहले। हाँ, आप कर लो पहले। सर बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा यार। आप अब देख क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज डिफिकल्ट कि एक तो इतने सारे के बाद मैं आपको पूरी ऑडियंस को 800 लोग हैं, उनको एक इमोशन तक पहुंचाया है। अभी मैं कुछ और करने जा रहा था तब तक ये चल रहा है, तो मतलब सबका और आप एक जब अगर आप इमोशनल कुछ चीज सीन कर रहे हो तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। कॉमेडी में फिर भी कर सकते। मुझे ऐसा लगता है यार एक्चुअली कि मैं अभी एक की गलती से बाकी सबका वो मेक बिलीव का वर्ल्ड क्यों तोड़ दूं। सही बोले। खैर वो रिंगटोन से टूट ही जाता है, Correct. बट But फिर भी हाँ, आपको लगता है कि नहीं यार जमा के रखते हैं थोड़ा। पर ये भी जो आंटी का फोन बजता है वो भी हिट हो जाती है, क्योंकि गर्दनें कितनी ऐसी होती है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि किसका फोन, तब तक वो थेपलो थूपलो में से करती, तब तक बंद हो जाता है। उसको नहीं बंद हो। थेपलो से तुमने ये क्यों बोल दिया कि वो जो फोन बज रहा था वो गुजराती आंटी का ही होगा? नहीं, थेपला इज अ नेशनल फूड ना। अच्छा, थैंक यू honeymoon थैंक पे यू। मैं भी लेके गई थी अपने पति के साथ। ओके रिलैक्स। वो एक ही चीज ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी चल सकती है, सच में, और बहुत लंबा चलती है, टिकती है, उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी है। क्योंकि मैं बीइंग ए पंजाबी, अपने तो पराठे परोठे होते लेकिन आपके थेपले होते। तो जब हम हनीमून पे जा रहे थे तो मैंने बोला अरे पागल है क्या, उधर खाएंगे क्या, लगा के चीज भी जैसा ये है, क्योंकि नए नए जो पैसे आते ना, आ रहा है चलना, छोड़ थेपले उधर ले लेंगे, अभी मेन्यू की राइट साइड पे नहीं देखेंगे, छोटा मोटा लो पानी का नहीं बड़ा लेंगे, ऐसा वाला। और उधर जाके सर स्विट्जरलैंड में इसने गोल करके वही खाए हैं।
देखा थेपले तो मैं मतलब गुजराती बन चुकी हूँ तीखा लेकिन थोड़ा ये तो नहीं। अपने को हाँ चाहिए। हाँ, वो थोड़ा वो लहसुन की चटनी और वो सब बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। गौतम की करता करता थेपलों के नाम पे। अब जब गुजरातियों की इतनी बात निकली है तो गुजराती का मतलब सबसे बड़ा गौरव स्कैम 1992 सीरीज वो कैसे हुआ? क्योंकि मेरे लिए तो मैंने आपको जब देखा और उसमें देखा हो तो बहुत टाइम तक मेरे को ऐसा लगा कि मतलब हंसल मेहता। आप हर्षद मेहता ही हो, आप हर्षद मेहता ही हो। मतलब क्योंकि मैं यार मैं भी डर गया था उसके चलते, क्योंकि उसके बाद ना गूगल पे टाइप करो हर्षद मेहता, मेरी फोटो आती रहती थी यार। क्योंकि इस जनरेशन ने असली हर्षद मेहता को देखा ही I नहीं, know, I सो know. वी डोंट हैव एनी रिलेशन। जैसे मैं बच्चा होऊंगा वो टाइम पे, तो मेरे को तो वो न्यूज़ भी याद नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियल न्यूज़ थी, वो सिर्फ पापा लोग देखते थे, तो हमको मालूम ही नहीं। अब जब हमने देखा पूरा, फिर सब रिसर्च किया, फिर मैंने न जाने कितनों के पॉडकास्ट देखे, क्या हुआ था ये वो, फिर जब देखा तो ऐसा लगा कि यार क्या काम किया है, यार क्या काम किया है सीरियसली। मतलब आप Thank you यार, मैं thank ये you, thank मैं बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा काम होता है ना कि जो वो सिर्फ आप हो, अब कोई नहीं है उधर, सिर्फ आप खड़े हो पूरी जिंदगी के लिए। और कैसा मैं feel सच्ची में कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा भाई, लेकिन मैंने इतनी तारीफ सुनी, स्कैम देखा जब आया था ना। क्योंकि मैं ना मेरे घरेलू वाली हूँ, मेरे को कुकर की सीटी भी खुद बंद करनी है और मसाला भी वैसे। ये लड़के होते हैं, भारती इसको बाहर ले जा बच्चे को, ओह अच्छा। ये वो वाला है। फिर जब इसका सीन खत्म हो गया, खाने में क्या है, तो मेरा तो वही चलता यार, रहेगा। मैं कहाँ से स्कैम। मैं गुजराती आदमी, मेरे को है कि ये सीरीज देख के कुछ सीख लूं, कुछ सीख नहीं लूं भाई, भाई, ऑर्डर कुछ देता है और सीखना मेरे को ना, तब मैं रोकती भी नहीं इसको, क्योंकि वो अपने उसमें होता है, इसको 2 मिनट ले जाए यहाँ से, मैं कुछ देख रहा हूँ। तो मेरी कोई लाइफ नहीं, मैं अगर मैं वो कुकर में देख रही हूँ तो इसको ले जाए यहाँ से, मेरी कोई मतलब। अब मैंने सोचा है कि मैंने भी ना 2025 में इसको बोलना है कि भाई मैं देख रही हूँ लाफ्टर शेफ, बच्चा लेके जाओ उधर। क्योंकि अगर ये देख सकता है, ये अब कितनी बातें कर रहा है आपके साथ। बट वो तो यार एक जिसका शौक, तो उनको नई शौक है लेकिन कुछ मैं सीखने का। देखूंगी। और भाई आप कहते हुए आपने बहुत ऑडिशन दिए, डायरी बनाई, स्कैम कैसे मिला? स्कैम के लिए मतलब देखो यार, पूरी जिंदगी इतने ऑडिशंस दिए, स्कैम का भी ऑडिशन दिया था मैंने, फिर स्कैम आ गया। उसके बाद जब इंटरव्यूज इकट्ठे करने बैठे, तब मैंने हंसल सर से पूछा भी, तभी पहली बार पूछा था कि सर कैसे सोचा पर ऐसे मेरे बारे में आपने, कि अब तो हो गया ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो उन्होंने ये देखा था रॉन्ग साइड राजू। तो उसमें देखा उन्होंने। सो रॉन्ग साइड राजू वो फिल्म जो मैंने, मेरी दूसरी गुजराती फिल्म जो मैंने जॉब के साथ की थी 2016 में। यार जॉब के साथ किया आपने? मैंने 2008 से 8 तक वो फ्रीलांस कंसल्टेंट था, फिर 2008 में मैंने फुल फ्लेजेड जॉब ले लिया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2008 जनवरी से लेके सितंबर 2016 तक मैं रिलायंस 8.5 साल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में था। तो वो साल की 20 दिन की छुट्टी जो होती है ना, वो 20 दिन की छुट्टी लेके शूट करके आ गया था मैं। पहली बेआर की, उसके 2 साल बाद रॉन्ग साइड राजू की। रॉन्ग साइड राजू को उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो उन्होंने वो देखी थी और शायद एक आध प्ले देखा था मेरा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट स्कैम। वाओ मैन। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा ही नहीं है? ऑडिशन मैंने दिया था बाकायदा 2 बार, उन्होंने ऑडिशन देखा नहीं मैंने ही वॉज कन्विंस्ड विद दीज फिल्म्स एंड आई डोंट नो यार, क्योंकि तब मैं ना जो कैरेक्टर था हर्षद मेहता का ना, मैं वैसा दिखता भी नहीं था। हाँ हाँ, तो मैंने तो मतलब मोटा होना पड़ा होगा। कुछ 15 से 18 किलो वजन बढ़ाया था। मैं 91 केजी तक पहुंचा, तब जाके ये वो स्क्रीन पे दिख पाया वैसा। बाप रे बाप। बाकी हम तो या वही वाले एक्टर जो मतलब प्रिपेयर होते हैं ना, मैं 6 मंथ अभी गुफा में जाऊंगा, दाढ़ी और तो उसके साथ थोड़ा ऐसा यार ये तो अलग लग्जरी है कि आपको कोई प्रेपरेशन का इतना टाइम दे। नहीं मिलता है। हम तो अलग वाले एक्टर थे यार, कि हमको तो करना था कि अच्छा आज यहाँ किसी का बुक का लॉन्च हो रहा है क्या, किसी पोएट की बुक का लॉन्च, सर एक कविता पढ़ दूँ स्टेज पे। तो हम लोग तो ऐसे थे कि हाँ हाँ चलिए, तो ऑफिस से सीधा भाग के पहुंच जाते थे कहीं पर भी, या तो नाट्य पठन कर लिया, काव्य पठन कर लिया, कोई शो कर लिया। मैं तो होस्टिंग बहुत करता था, लाइव बर्थडे पार्टीज और इसकी। क्या बात कर रहे मैं हो? बच्चों की बर्थडे पार्टीज होस्ट करता था। बड़ा मजा आता है। क्या बात है यार, क्या जर्नी है ना यार। यही है, मैं इस एक अपने उस पुराने वाले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, स्टीव जॉब्स की एक कोई स्पीच थी,
उसमें उसने लिखा था कि जब मेरा ये चीज़ ख़राब हुआ ना मुझे तब बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब 20 साल बाद जब मैं iMac या कुछ बना रहा था तब मुझे ये रिजेक्शन काम आया एंड आई मेड इट सक्सेस। एब्सोल्युटली राइट। ये जीवन में होता है, नज़रिया आप देखो। जैसे अब आपने 8 साल एक तो जॉब की, कलाकार आदमी के लिए जॉब करना मतलब उसको परेशान करना, उसको हैरेस करना। कलाकार आदमी आई कैनॉट सी कलाकार आदमी इन अ डिसिप्लिन, आई कैनॉट सी कलाकार आदमी इन डूइंग जॉब। मेरे को लगता है और कलाकार सच बात आदमी- बताऊं, जी एकदम उल्टा है। क्या बात कर रहे ये जो डिसिप्लिन है ना एक लाइफ का, इट हेल्प्स यू एनीवेयर यू गो। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस है, हैं? इसमें कोई सही गलत नहीं है, मैं तो सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमने बचपन से क्या जाना है यार कि एक ही चीज़ करो, बी अ मास्टर ऑफ वन, करेक्ट। बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ह्यूमन ब्रेन इज अ फिनोमिनल ऑर्गन। यस, ये एक ऐसा मशीन है, सुपर मशीन है कि आप 25 चीज़ों के भी मास्टर बन सकते हो। यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर इट। मैंने जब जॉब ली तब मुझे सबने बोला था कि अब तो तू थिएटर नहीं कर पाएगा यार, कैसे करेगा आप, सही बात अब तो तू एक्टिंग का भूल ही जा, यू आर गुड एज एन इंजीनियर, जस्ट डू इट। पर फिर ऐसा लोड लेके मत घूम के अरे मैं कलाकार, मैं ये नहीं कर पाऊँ। सबने बोला तो मुझे लगा हाँ यार ऐसा होता होगा, पर अंदर से ऐसा था कि नहीं करना है। तो मैंने थिएटर भी किया इसके साथ। मैंने ये जो 8.5 साल फुल फ्लेजेड जॉब किया ना, उसके पहले तो कंसल्टेंट था, पर जॉब के साथ मैंने 8 या 10 नए प्ले किए वाओ, जॉब के साथ। जॉब के साथ। हर्ष मतलब जिस पे मैनेज करना आ जाता है ना, फिर हाँ यार। इतने में आधे घंटे में ये कर लूंगा और उधर निकलूंगा। और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तुरंत। क्या बात है यार, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ भाई। नहीं, तुरंत बढ़ जाती है प्रोडक्टिविटी यार। मैं आप जो बोल रहे हो वो मतलब आज ना एक काम में ना आदमी परेशान हो जाता है एक जॉब से, कि भाई चाहे मेरा एक जॉब है राइटिंग, एक्टिंग, ऑफिस, एक जॉब से आदमी डिप्रेस हो रहे हैं। 2 जॉब प्लस जो दूसरा जॉब है वो इतना रिजेक्शन और स्ट्रगल से भरा हुआ है कि आपको जब यहाँ पे आओगे तो पहले तो वहाँ की थकावट मिटाओगे कि भाई कैसे किया आपने। नहीं, पर उसमें मज़ेदार क्या था कि एक तो खुद पे ना कभी बेचारापन नहीं हुआ कि मैं बेचारा कितना करूं, नहीं, क्योंकि तुमको करना है ना, किसी ने तो गन पॉइंट पे लिया नहीं था। तो वो जैसे सेल्फ पिटी में से बाहर निकल गए ना, देन द वर्ल्ड इज डिफरेंट। सोचते ही अलग तरह से हो। ऑफिस जाता था तो मुझे लगता था कि इनकी गलती थोड़ी है, मुझे थिएटर करना है तो इधर तो 100% देना ही देना है। यस, अब वहाँ से जब रात को थके आ रहे पहुँचते थे कि शो का है, या सुबह 5:30 बजे रिहर्सल पे चले जाता था मैं, तो शो पे जाके ऐसा लगता था कि ऑडियंस तो पैसा और अपना टाइम लेके आई है ना मेरे पास, हाँ, तो इनको थोड़ी पता है कि ये आदमी सुबह कौन से प्रेजेंटेशन बना के और कहाँ जाके आया है, उनका क्या लेना देना। तो अब जो करना है मुझे करना है। एक तो पहले यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन सेल्फ कि यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। तो किसी को नहीं, खुद को ही जवाब देना है। क्या बात है यार, मैं बहुत आज कुछ सीखा हूं मैं। सोच बहुत बदल जाती है। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और अभी अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, आई डोंट हैव एनीबॉडी टू ब्लेम टू। सही बात है। जैसे ये सेल्फ कह रहे हैं पिटी ना, वाली बात बहुत खूबसूरत। अभी भाई आप बहुत घर में देख लेना कि पापा से ज्यादा मम्मियाँ तेज होगी, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ करती हैं। सच में कह रही हूँ मैं कि वो मम्मियाँ बाहर जाने काम वाली भी होती, लेकिन उसको ये पता है कि फ्रिज में क्या क्या है, पापा को पता ही नहीं होता। हाँ, जैसे पापा एक ही काम, मम्मी का खाना भी बनाएगी, अपना जॉब भी करेगी, बच्चों का वो भी करेगी। बेटा तेरा क्योंकि वो पड़ा मैनेज हुआ है, करा। वो जैसे पड़ा आपने बोला ना कि सीख लो भाई, हर जगह पे तेरे को 100% देना, उनकी क्या गलती, वो तो तुझे देखने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली यार, हुआ। क्या बात है। मैं आज थका हुआ हूँ तो होगा तो तुम अलग से डील कर लेना Yes, उसको। इसलिए yes. मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो एक पेरिफेरल का जो है ना पूरा प्रेशर, वो तुम अलग से डील करो। तुम्हारा मेन जो काम है ना, उसको अफेक्ट नहीं करने देना है। यस, एटलीस्ट कितना होता है नहीं होता है पता नहीं, बट एटलीस्ट ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, सो दैट यू थिंक डिफरेंटली। करे। और ये तो लाइफ में हर एक जगह पर काम आता है यार। मैंने इसके पहले जितने काम किए थे जस्ट टू सर्वाइव, मैं वाटर टैंक क्लीनिंग करता था, कॉकरोच रिपेलेंट पेस्ट बेचे हैं, फिर मैं कॉम्पेयरिंग करता था, फिर मैंने मोबाइल के सेल साइट्स लगाए हैं। मुंबई में कुछ 13-14 सेल साइट्स लगाए थे मैंने। हमको लगता था क्योंकि रेंट तो भरना ही है, हाँ, खर्चा तो चलाना ही है। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी। और ऐसा नहीं कि यार मुंबई में अपने पास घर था। हम तो आए थे सूरत से 2004 में, कोई घर वर कुछ नहीं, रेंट पे रहते थे और हर साल रेंट 10% बढ़ जाता है। हाँ, तो धीरे धीरे 3-4 साल लगता है कि यार कहाँ पहुँच रहे हैं, इतना खर्चा निकालेंगे कैसे। और उसमें अगर आपको वैसा है कि आर्ट के फील्ड में पसंद का काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो कैसे टिकना ज़रूरी है ना। तो स्कैम के बाद सबसे पहली चीज़ दिमाग में आई ना, वो ये थी कि यार अगर मैं इतने साल टिका नहीं होता ना तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। टिकने का गेम है ना यार, बीच में ही गिव अप कर देते ना आप। सही बात है यार। और पहले जैसा गुस्सा आता था, कभी कभी इरिटेशन होती थी कि साला अभी भी नहीं मिल रहा है यार, अभी 30s जा रहा है,
आई एम अप्रोचिंग 40s, कब मिलेगा कब मिलेगा। स्कैम मिला तब मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये लेट मिला, है ना? शायद मैं 20s या 30s में मिलता ना तो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक वो एक्सपीरियंस मेरी तैयारी इतनी नहीं होती शायद। ये इतने साल जो अलग अलग काम किया, इतना थिएटर किया, जितना भी काम किया, जितने लोगों से मिले, जो भी लाइफ एक्सपीरियंस हुआ, शायद उसकी वजह से ये ऐसा बना कि लोगों के दिल तक पहुंच पाया ऐसा। सो नाउ आई थिंक आज मुझे लगता है बहुत सही है, सब अपने टाइम पे होता है, यू जस्ट बी देयर। क्या बात है यार, वहाँ पे बहुत कुछ बहुत अच्छी और बात बोली और अभी आपकी एक फिल्म आ रही है यामी के साथ, मैंने उसका ट्रेलर देखा, ऐसे दुपट्टा ही खींची जा रहे हो आप। हाँ मैंने बोला हाय हैं? सुहाग रात की सेज पे बैठे हैं, धूमधाम। हाँ, और वो लड़की भी है और इनसे धूमधाम ही नहीं हो रहा। इन्होंने ऐसे किया तो उसका हाथ भी नहीं था, उसका दुपट्टा हाथ में आया तो ये उसी को खींची जा रहे हैं। तो वो भी देख रही कि भाई ये क्या करी जा रहा है। ये धूमधाम के बारे में बताइए, इसमें अलग ही लग रहे हो आप। धूमधाम बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, ये पूरी एक रात की कहानी है, और ये अरेंज मैरिज होती हैं दोनों की, एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग सम स्पॉयलर्स। गुजराती लड़का है, मुंबई की, पंजाबी बट मुंबई में रहने वाली लड़की है, अरेंज मैरिज हुई है, और पहली ही रात बहुत क्योटिक है, इतना धूमधाम होता है जितना इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और उसी रात की कहानी है, एक ही रात, मतलब और मैडनेस है, मैडनेस, फुल मैडनेस है। वाह, मेरे को ऐसी ट्रेलर तो पिक्चर mind बहुत अच्छी blowing लगती है, है। सच में। एक ही रात की कहानी, खट 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 खट, क्रेजी यार। अरे यार वो लहंगे में आप शेरवानियों में भाग भी रहे हो सड़कों पे, वो सब एक रात ही है। पूरा एक रात है, और इतना मैडनेस है ना उस फिल्म में। अब सोचो, मतलब मुझे लगा कि शुरुआत हुई तो सर आज नाइट शूट है, ओके नाइट शूट है, ओके 10-12 नाइट शूट के बाद मैंने पूछा भाई कितने नाइट शूट बचे हैं यार? सर 6 महीने नाइट शूट ही है। उसने बोला कि सर पूरी फिल्म एक रात की ही है। बोला ओ ओ मतलब पूरी फिल्म नाइट शूट ही है? तो आपने रात में सब अरे किया ना? यार 45 डेज नाइट शूट ही किया है हमने। अरे यार, मतलब बहुत बहुत क्रेजी जर्नी है इस फिल्म की। मैं नाइट शूट वाली नहीं हूँ सर, मेरा तो मेरा भी नहीं है यार। मेरे को होता है मैंने पूरा दिन दिया आपको, फिर आप ऐसे होने लग जाते हो ना। मेरा तो इतने साल नौकरी करके ना क्या हो गया है कि दिन में सोता हूँ तो लगता है चोरी कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ संडे को आराम से बैठो तो लगता है हाँ सबकी छुट्टी है ना तो मैं कर सकता हूँ। हाँ। बाकी अगर दिन में आराम कर लिया तो लगता है क्या है यार, शाम को सर दुखता है, शाम को सर दुखता है, ऐसा सैड फील होता है भाई, क्या हो गया? जो दिन में सोते हैं, उनका यही लगता है रात को चोरी करता है ये, क्योंकि दिन में सोया ना, रात को तेल वेल मलना होता है। वो काले कच्छे वाले आते थे ना जो फिसल जाते थे, ये वही है, लगता है इनका बेटा दिन भर सोता है। तो सर अपनी मर्जी से आपने सारी चीजें की, फैमिली ने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि क्या कर रहा है इतना टाइम, कभी उधर उधर थक जाएगा? क्योंकि हमारी माँ बहनें बहुत कहती हैं, उनको बहुत तरस आता है, जैसे हमें भी। तो मम्मी को बहुत टेंशन होती थी हमेशा कि क्या कर रहा है यार, करेक्ट। तुझे पसंद है थिएटर, तूने किया सब ठीक है, पर अभी थोड़ा, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन 2008। शादी भी हो गई आपकी? अच्छा 2004 में आप आए, 8 में आपने शादी की? में वाह, भाई इतना काम था, फिर भी ये काम किया आपने। हाँ, मैंने कहा करना है तो टाइम पे करते हैं, नहीं तो फिर मतलब क्या है। 2008 में शादी भी कर ली? मैं बॉम्बे आई थी तब। यार ये भी बहुत अच्छी बात है यार कि टाइम पे शादी करना। 14 जनवरी 2008 मैंने जॉब ले ली थी फुल टाइम, एंड December 2008 I got married. What was your wife's reaction towards She all is this also an thing? actor. She is also from theater world. So ये ठीक है भाई, फिर ही उसे सेट बन पता था सकता है। कि ये कितना भी घूम घाम ले करेगा तो यही। Correct. बट सो आई मीन उस सबसे ज्यादा उसका सपोर्ट है यार, क्योंकि उसी का टाइम ले लेके बाहर बेचा है मैंने। सही अरे कहा, क्या सही बात कही यार, उसी का टाइम लेके कहते बाहर बेचा, बहुत बड़ी तो बात मतलब है। बहुत ही सही है। सेल्फिश बिहेवियर था वो। अब मतलब मैं अभी कितना भी बोल लूं या कितना भी कुछ भी गिल्ट बता दूं, पर उसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज द टाइम इज नॉट गोइंग टू टाइम, कम बैक। यस। बट थैंकफुली इट पेड ऑफ वेल। वाह, इतने साल जो करते रहे हम लोग इधर उधर, क्योंकि जॉब करते थे, अब हमेशा दिमाग में ऐसा रहता था कभी कोई शूट पे बुला लेगा तो छुट्टी बचा के रखते हैं, तो ना छुट्टी लेते थे, ना घूमने चले जाते थे, ना कुछ करते थे कि नहीं थोड़ा। सो जब कभी कोई मतलब हेल्थ रीजंस को छोड़ के कभी छुट्टी ली नहीं वैसे। घूमने भी नहीं जाते थे? नहीं यार, क्योंकि उनको छुट्टी बचा लूं ताकि अलग कभी आ गया तो। और उसी चक्कर में सबसे पहली फिल्म आई बेयार, गुजराती फिल्म, हाँ। व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, 2012। अरे वाह, 2012-13 में। हाँ, सो वहाँ पर गया, शूट करके आ गया 22 दिन में। फिर मैंने बोला कि अब 2 साल तक कोई छुट्टी नहीं देगा। अभी 20 छुट्टी एक साथ यूज कर ली मैंने, 20-22 छुट्टी अच्छा कर ली? हाँ तो अभी तो शूट करके आ गया ना फिल्म। तो कोई छुट्टी नहीं बची? नहीं, फिर छुट्टियां बची थी मेरे अकाउंट में 150। इतने साल की जॉब की,
पर मिलेगी नहीं ना इतनी एक साथ फ्रीक्वेंटली नहीं आपको। मिलेगा यार, 150 एक साथ आधा थोड़ी साल मिलेगी आदमी यार। गायब चला जाए। तो अभी उसके बाद बेयर वर्कड वेरी वेल। वो पहली ऐसी गुजराती फिल्म थी जिसको मल्टीप्लेक्स में एंट्री मिली। वाओ मैन। मतलब वहां तो हो हा हो गया कि अरे यार बहुत कमाल कहानी आई, बहुत ये वो सब, बहुत प्यार मिला उधर। पर अब ऑफर्स भी आ रही थी गुजराती फिल्म्स की, पर मैंने बोला कि अब इमीडिएटली छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी रुक जाओ यार। फिर 2 साल बाद रॉन्ग साइड राजू आई, एंड दैट चेंज्ड तब एवरीथिंग। वापस मैंने 22 दिन की छुट्टी ली। एंड दैट वाज द टाइम जब ऐसा था कि अभी सोच लिया था कि यार आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करते थे क्योंकि हैं प्रॉपर? हाँ, उसमें था ना कि उधर का काम ना हाँ निपटा के सब करता था। तो शायद मेरी टीम में एक ऐसा था जिसे हर तीसरे साल मैंने प्रमोशन लिया है। तो मैंने ज्वाइन किया था एज जूनियर मैनेजर। जब मैंने रिज़ाइन किया 2016 में, आई वॉज DGM, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। और उसके बाद का जो प्रमोशन था वो सीनियर मैनेजमेंट कैडर का था, क्यों छोड़ दिया? एडिशनल VP का। क्योंकि तब क्या हो रहा था ना कि अब कंपनी में भी बहुत बदलाव आ रहे थे, और अब का मेरा जॉब ऐसा था, उसके बाद का प्रोफाइल, उसके बाद मेरे पास 2 बड़े ऑफर थे। एक वन ऑफ द बिग फोर्स ऑफ द कंसल्टेंसी वर्ल्ड। तो अब पर उसका पहला उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले तुम 6 महीने भी नहीं यार, 1.5 साल कुवैत चले जाओगे ऑन प्रोजेक्ट, फिर आके वापस यहाँ दूसरा काम करेंगे। तो अगर इतना लंबा गैप ले लूँ, मेरा थिएटर छूट जाएगा, मैं फिर कुछ कर नहीं पाऊंगा यार। मैं सोचा कि यार मुंबई में, इंडिया में कुछ है तो करते हैं। प्रतीक भाई क्या बात है यार। मैं कसम से एक बात, हमने जितना भी जाना है आपके इंटरव्यू से, बट ये जो मुझे पता चला कि मेहनत हम सब करते हैं अपने जीवन में। हर एक इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसने मेहनत नहीं की है, लेकिन स्मार्ट और साउंड होके मेहनत करना वो कोई आपसे सीखे। आपसे Genuinely, सीखे नहीं, मैंने trust me, देख लिया सर, trust मैंने me। ये देख लिया कि गुजराती लोग, आप लोग बहुत दिमाग वाले होते हो। कैसे ये थेपलो और ढोकलो में ऐसी क्या चीज है जो सरसों के साग में नहीं? मैं इसका भी देखती हूँ भाई, ये मतलब है पार्टी वाला है, बात भी करता है, लेकिन ना जब ये लैपटॉप पे बैठता है तो मतलब बैठा हुआ है, तब फिर वो होता है इसको लेके बाहर जा। फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसके घर में काम करती हूँ। 90% टाइम मेरा काम में ही जाता Yes. है। ऑल्सो मैं मतलब बाहर भी घूमने गया तो हम लोग घूमने गए, तभी मेरा काम चलता रहता है, मजा आता है। बट एक जो आप कर रहे हो, जो आपने किया ना, उस कला को जिंदा रखते हुए उस प्रोफेशन को करना, मैं बता रहा हूँ प्रतीक भाई, बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते। ये आपने बहुत, और जो कर पाएगा ना उसका जीवन जेन्युइनली बड़ा सफल होगा, जैसा आज आपका है। आपके मतलब पर पता नहीं यार, मतलब जैसे अब जितने इंटरव्यूज में बात होती है, जैसे किसी भी लोगों से बात, तब जवाब देते देते लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ कर लिया। बाकी तब तो अब हम करने की जर्नी में थे, आप कभी बैठना आराम तो से, हम इतना अपना सोचते भी सोचना। नहीं थे कि यार अगर करना है तो यही रास्ता है। कोई घर पे बुलाने नहीं आएगा कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम कर लो। ये बात तो सही। मैं आराम से ऑफिस से आके सीरियल देख के सो ही जाता, कोई पूछता भी नहीं। करेक्ट और ठीक ठाक ही लाइफ होती। करेक्ट। घर लेने में थोड़ा और टाइम लगता, लोन अभी तक चल रहा होता, छोटी गाड़ी होती, पर जी लेते। बहुत सारे लोग जीते हैं ऐसे। यस। पर क्योंकि मुझे करना था, तो मुझे उस टाइम पे लगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है यार, कि तुम मतलब थोड़ा और धक्का नहीं लगाओगे खुद को तो फिर चलेगा आराम से। और सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का है। जब जो जितना आड़ा टेढ़ा सोचा ना, उतना हाँ ठीक है, तुमको ठीक लग रहा है तो करो। फैमिली का सपोर्ट बहुत फर्क पड़ता है। पर बहुत लोग हम ये सोचते हैं ना कि नहीं पहले मैं उनको कन्विंस कर लूँ, मम्मी डैडी को कन्विंस कर लूँ, वाइफ को कन्विंस कर लूँ, भाई को, दोस्त को। एक्चुअली हम खुद को ही कन्विंस कर रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। क्या बात तो कही। सालों तक मुझे लगता था कि सही टाइम पे बताता हूँ कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, पर उनको कुछ नहीं था ऐसा। इफ यू आर हैप्पी दे आर हैप्पी। तो मैं खुद को ही कन्विंस कर रहा था कि नहीं मैं टिक पाऊंगा क्या, जॉब के बाद चला पाऊंगा क्या। आज सैलरी साल की 20 लाख है, अगले साल 10% बढ़ाओगे 22 लाख हो जाएगी। वाह। तो अगर जॉब छोड़ दी तो साल का 22 लाख कहाँ से लाऊंगा? ये सब खुद को ही पूछ रहे हो, खुद ही ढूंढ रहे हो। हाँ, घर वालों का नाम लगाया। घर वालों का नाम भले हम लगाएं, पर जवाब तो खुद ही ढूंढ रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट। तो अब सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे डैड का था। इनफैक्ट डैड उल्टा बोलते थे मुझे कि तू छोड़ना ये सब यार, और उन्हीं की लाइन है, क्या होगा, भाड़े के घर में रहेगा, बिना गाड़ी के घूमेगा, कितना खुश होगा वो सोच। तू ये छोड़, तू एक्टिंग ही कर। तो मैं उनको उल्टा समझाता था कि ऐसे नहीं होता है डैड, थोड़ा रुकिए, पहले थोड़ा संभालना पड़ेगा सब, फिर करते हैं। बट यार पंजाबियों वाली बात की उन्होंने, वो क्या ऐसे ही होता है यार, तुम कितना सोचोगे? बोले ऐसे नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा यार। लेकिन भाई मैं एक बात, अभी आपके डैड ने जो ये बात कही, चाहे आप अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन जब माँ बाप बनते हैं ना तो आप बच्चे को रिलैक्स करना चाहते हो। हाँ यार, हम बैठे हैं ना,
आपके पापा वाली सेम वही बात जो हर्ष अभी अपने बेटे को कहेगा, अरे छोड़ ना स्कूल, अरे कोई नहीं एक दिन छुट्टी करेगा फेल थोड़ी हो जाएगा, ये कौन सा एमए कर रहा है, तो ये ऐसे छुट्टी करवा देता है उसकी। जैसे अरे भारती छोड़ ना यार, अभी 3.25 साल का है, ये कौन सा लॉ में कर रहा है, तो फिर मैं भी ये सेम वो डैड वाली बात है कि चल मजे कर, इसको भाई मजे कर। तो वो वाले हम अपने बच्चों को बड़ा इजी करवाना चाहते हैं ना, लेकिन ये बच्चा तो टेढ़ा ही था भाई। वो है यार एक्चुअली उतना इजी करवाना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो अभी क्या छोटा है तो इसलिए करवाएंगे, बाकी तो हार्डशिप्स हमारे माँ बाप ने भी हमको बहुत। मेरी जनरेशन के सारे डैड से बहुत, मम्मी डैडी से बहुत शिकायत रहती है। हाँ, अरे बड़ा हम लोग क्या जनरेशन के ना कि नहीं हमें ये सब नहीं मिला, बच्चों को तो दे देंगे। हाँ, ये हमें डिफिकल्टी हुई, बच्चों को तो नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। ये उसको हर दूसरे दिन गिफ्ट दे रही है, हर दूसरे दिन। मैंने बोला भारती उस समझ उसको, फिर ऐसा लगे गिफ्ट तू जिस दिन नहीं देगी उस दिन तेरे। नहीं, इसमें बड़ी डिसर्विस क्या है पता है बच्चों से, जो अभी मुझे लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किड्स केयर का, बट आई थिंक जस्ट नहीं अपने बच्चे का तो हाँ बता ही सकते हैं ना। बच्चों को ना सुनने की, ना को प्रोसेस करने की आदत ही नहीं रहेगी यार। एंड दैट्स द रीजन दैट लॉट ऑफ यंग किड्स आर गोइंग थ्रू, इरिटेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली कैसे हो रहा है यार? आप ना को प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे? जरूरी नहीं है कि ना और ना ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए नहीं मिला। बहुत सारी बार ऐसा होगा ना कि मुझे ये करना है, हो नहीं पा रहा, वो भी एक ना है ना। सही कहा कि मुझे आज यहाँ ये करना था पर ये नहीं हो पाया, वो भी एक ना है ना। उसको प्रोसेस करने तो आना चाहिए। इफ यू आर नॉट ट्रेन टू प्रोसेस द फेलियर, तो फिर तो सक्सेस को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सही कहा। रॉकेट ही छूटेगा फिर तो यार। सही कहा। और फिर एक्टिंग, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, किसी फील्ड में नहीं आएगा। हमको किसी ने ये लिख के एग्रीमेंट के साथ नहीं भेजा है नीचे कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली गुड फॉर यू, गो, ऐसा तो है नहीं। फेलियर खाली जिसको हार पचाना आ गया। भाई मैं बड़ा सोचती हूँ कि अरे इसको दे दिया, अब ना इसको हफ्ता भर ना सीधा रखूंगी, फिर मैं अगले दिन फिर वही नहीं, बट वो तो माँ मेरा वो आ जाता है। क्या कर रही है, एक गाड़ी मंगा रही है उसके लिए छोटी सी, अरे मत कर यार, हाँ, इसको ना हम ऐसे बनाएंगे, ये भी थोड़ा वो बनता है कि मतलब इसको दूध का कर मतलब धार वार के नीचे रखेंगे, ठंडे गधों के बीच में से उसको भगाएंगे, बट ये भी पिघल जाते हैं। आप कैसे पापा हो भाई? सख्त वाले, नो मतलब नो, ऐसा वाले हो? हाँ, मतलब मैं ऐसा ट्राई तो करता हूँ कि जितना हो सके ऐसा। हाँ, नहीं पर वो क्या है कि नो मतलब नो, आप जैसे बोलते हो ना वैसे आप उसके साथ साथ खुद को समझा रहे होते हो क्या मैंने लॉजिक सही दिया है तो सही है। सही बात है। सिर्फ ना नहीं बोल दिया मैंने लॉजिक भी दिया ना तुमको तो सही। नहीं यार, इतने लॉजिक है ना घर में, थोड़े लॉजिक के साथ अलमारी भरी भरी आज तो प्रतीक भाई मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। एक तो वो सेल्फ पिटी वाली बात ना, गाइस प्लीज दोबारा देखना। आई थिंक आज का जो जमाना है ना, वहां पे क्रिएटर बनना एक बहुत बड़ा सबके लिए एक ऐसा हो गया कि यार क्रिएटर बन जाते हैं और आपका बिजनेस आपको बेचना है, ये बहुत आज की तारीख में बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन क्रिएटर बनने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, आर्ट ऐसे ही नहीं आती। वो अगर आपको आर्टिस्ट बनना है जीवन में, सेंसिबल आर्टिस्ट जो अपना फैमिली, काम, दाम सब कुछ सही रखे, तो वो आपकी लाइफ से सीखना। आपके पीछे तो वो गाना चलना चाहिए, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। थिएटर में कर रहे हो सब यार, जॉब की, थिएटर किया, ये किया, वो किया। पर सोचो यार कि अब स्कैम के बाद जब दुनिया बदली, जब ये थोड़ा बहुत सब सही होने लगा, तो लगता है कि जितने दाव खेले वो सही खेले यार। क्या स्मार्ट बोले। कोई स्मार्ट आदमी नहीं है, हम सिर्फ एक कुछ करना चाहते थे और एक इरादे से कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टर्न अराउंड का वेट कर रहे हैं, वो भी उतने ही सही है फिर तो। करेक्ट। तो सिर्फ जो सक्सेस जिसने पा ली, सो कॉल्ड सक्सेस, वही सही रास्ते पे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तैयारी में हैं। करेक्ट। और सबसे ज्यादा तो उधर चाहिए ये ताकत के होगा, करते रहना है, होगा। मतलब क्योंकि सबका अलग अलग है ना, वो सबकी जर्नी भी अलग अलग है। सही कहा। हर एक आदमी के अपनी लर्निंग्स होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग। मेरी बीवी के साथ बहुत झगड़े होते थे, टाइम ही नहीं दे पाते थे यार। पर सेम फील्ड वाले थे फिर भी। पर कहाँ, मतलब अब शो कर लिया, हो गया ना। अभी एक आध संडे तो मिलेगा, करेक्ट। साल की 4 दिन की छुट्टी तो मिलेगी, कभी तो होगा टाइम। अरे यार, ऐसे कैसे हो रहा है कि सालों तक टाइम ही नहीं मिल रहा तुमको? एंड आई डिडंट हैव आंसर्स टू दिस कि हाँ एक्चुअली सही है। सही बोल रहे यार। अब तुम बोल भी दो कि आई नो मैं थोड़ा सेल्फिश चल रहा हूँ अभी, आई नो कि मैं आई एम गिल्टी ऑल्सो, बट पर कितनी बार ये सुनेगा कोई? व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर कितनी बार सुनेगा ना कोई? सही बोल रहे।
कि ठीक है, अगर तुमको सच में लगता है तो या तो डू समथिंग अबाउट इट, करेक्ट करेक्ट। पर नहीं हो पाया। सो जब आप उस जर्नी में होते हो तब आपको लगता है क्या केओस चल रहा है यार, पर क्या है, बट या आज हंसते होंगे उस बातों पे। हाँ, पर वो तो हर एक झगड़ों का आज यही छुट्टी होता है। मिलती है, आप छुट्टी लेके बाहर जाते हो घूमने घूमने के? पिछला एक साल जो पहला ऐसा साल था शायद जिसमें मैंने साल की 3 छुट्टियां ली, छोटी 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 छोटी, बट वो बहुत मजा आया यार। कितनी छुट्टियां? मतलब 4 5 5 6 6 दिन वाली 3 बार छुट्टी ली तो बहुत मजा आया कि अच्छा हाँ, ये देखा है इससे ना दुनिया मजा? बदलती नहीं है, मतलब चलेगा। अरे बहुत मजा आता है यार मेरे को तो, मतलब मैं तो छुट्टियां ही मनाता था। मेरे को तो ऐसा नहीं नहीं, है। मैं तो वो बहुत सीख रहा हूँ यार हाँ, अभी जाएंगे, भी कि यार कुछ नहीं करने में, मतलब कभी कभी घूमने जा सकते हैं, पर ये जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं करना इज ऑल्सो एन आर्ट, वो अभी तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। क्या कहते हैं? कौन कहता है ये? चिल करते रहते जब चिल करना एक आर्ट है, मतलब अच्छा तो वो आर्ट नहीं सीखनी। ये कौन सा आर्ट है? उसमें तो पैसे खर्च होते हैं ना। एग्जैक्टली। है ना? नहीं, बट व्हेन यू हैव मतलब आपको लगता है कि भाई अभी पैसे की चिंता नहीं है और आपको काम भी करने का मन नहीं है, तो फिर तो आदमी वह बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, आराम कर रहा है, बट वो ये ज्यादा बात है देर कि नहीं होता। परिवार के साथ छुट्टी में क्या मजा आता है ना। हमारा तो रोज का एक ही होता है कि यार शाम की चाय साथ में पीने मिल जाए ना, बहुत मजा आएगा यार। 4:30 5 बजे, आहा। मैं जब जॉब करता था ना तब वो शाम का वेट करता था कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं शाम को 4:30 बजे घर पे चाय पीऊंगा, क्योंकि वहां तो होता नहीं था ऐसा, घर आते आते 8:30 9 बज जाते थे। तो मतलब आपकी बीवी अच्छी है ना? बहुत। अब कितना बहुत बड़ा वाला निकला ना सर, बहुत। अभी टाइम देना जितना भी हो, आप जरूर उनको टाइम देना। स्कैम वैम तो होते रहेंगे घर में, स्कैम ना हो और जाए। धूमधाम 14 तारीख को रिलीज हो रही है, 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे वाले दिन। वैलेंटाइंस डे। अरे अब देखना भाई, ट्रेलर में तो दुपट्टा खींच नहीं पाए, लेकिन फिल्म देखना खींच दिया दुपट्टा, लड़की को सड़क पे भगा दिया। और कॉमेडी देखने का मजा थिएटर में आता है, ये बात मान लो। पर जब ये नेटफ्लिक्स पे है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने कहा ना ये बंदा अपने शॉट है भाई, इसमें लो। नेटफ्लिक्स पे आ रही है। शिट थिएटर उस दिन नहीं खुलेंगे। मेरे को तो लगा थिएटर पे आ रही है। नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स पे भाई, अमीर लोग। यस, नहीं वापस से लेते तो। ये तो रखना चाहिए भाई, वो बता रहे हैं। On that note, thank you so much for watching this episode, guys. Thank you so much for subscribing. अब मैं आपको और नहीं बोलूंगा, Yes, सब्सक्राइब और करिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज प्रतीक भाई से ना कुछ 2-3 उन्होंने बातें कही जो अभी भी मेरे दिमाग में है भाई, और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो सुनना। सुनना मुझे बहुत पसंद है। कोई बोले और मैं उसको देख ही जाऊं और सुन ही जाऊं। कभी कभी सामने वाले को भी पॉडकास्ट में शर्म आ जाती है कि ज्यादा देख, पर ना मैं बहुत ज्यादा उसको ले रही होती हूँ, मतलब समझ रहे होते हैं बात। नहीं, हम दोनों को सुनना बहुत, और हम ये तो फैन था ही, लेकिन मैं आज आपकी फैन हो गई। मैंने अरे आपको देखा था, लेकिन मैंने ना कभी इसने वही जा यहाँ से मैं देखूंगा, तो मुझे कभी देखने नहीं दिया आपको। इस बार मैं कहूंगी जा यहाँ से मैं देखूंगी, और मैं देखूंगी भाई तुम जितनी मडगांव एक्सप्रेस देंगे। है। वो किस पे? थिएटर पे? तो बता दो पहले किस अमेजोन पे, वो थिएटर में आके गई, फिर अभी अमेजोन पे। अमेजोन कितना धीरे। वो थिएटर में आई थी। पर आप लोग कहीं जाओ मत, रुको। कुछ लेके आए हमारे लिए भारती? मैं तो खोलती हूँ, इतना क्या तेरे को घाई पड़ी है? मैं खोलती हूँ। इसलिए मैं 2 पैकेट लाया था, मुझे पता था। अच्छा 2 पैकेट। अच्छा, इन्होंने हमारी हरकतें देखी हुई हैं। 2 अलग अलग फ्लेवर्स हो सकती हैं। अरे हे जीरे, ये हेजलनट है और ये पीकन नट है। ओह भाई प्लीज। प्लीज खाइए आप। मैं खिलाता जल्दी हूँ। कौन उठाता है? डब्बे में रखते हैं ना। अरे ऐसे वो इसमें से ऐसे निकलता है ना। गाइस, हमारी टीम भी देख ले और मुंह में पानी भर ले, क्योंकि ये हम लेके जाएंगे घर। वाह वाह भारती, भाई थैंक यू मेरे भाई। वाह 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 वाह। भाई आप कौन सा खाओगे? आर्टिस्ट को बादाम खिलाओ। अरे यार, मैं तो इतना बहुत है। अच्छा તમે डाइट भी करो છો? हल्की हल्की। दोनों खाने का बद्दू कम। डाइट करे छे। गाइस, पंजाबी कोई भी पॉडकास्ट पे आए सोच समझ के आना। गुजराती आ गए हैं और ये लेके आए हैं, बेइज्जती ना हो जाए। चाहे 2 फाड़ी या 4 की ले आना, लेकिन लेके जरूर आना। On that note guys, गुजराती तो बोल रहे ना thank you so much. गुजराती हमने अंदर बहुत बोली है। सुवाचे भाई हे जीरे, इतनी आती। धन्यवाद।